सहारपुरा में हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मोदी का मिशन यूएस। 4 दिनों के अमेरिकी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की 24 सितंबर को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है। माहौल भारत के पक्ष में है क्योंकि अफगानिस्तान के मसले पर भारत ने जो रुख अख्तियार किया है उससे तमाम मुल्क उसके पक्ष में हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति वापसी के तौर तरीकों और तालिबान को सत्ता सौंपने को लेकर बैकफुट पर हैं। आतंक के मुद्दे पर अमेरिका की कथनी और करनी में एक रूपता नहीं दिख रही, जबकि आतंक को लेकर भारत की नीति कम से कम पिछले 4 दशकों से एक ही है। बहरहाल पिछले 2 दशक से भारत और अमेरिका में रिश्ते मजबूत हुए हैं और उसकी एक वजह चीन भी है। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को रोकने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका को भारत जैसे साथी की जरूरत पड़नी है। इसलिए क्वाड में अमेरिका के साथ भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी जुड़े हैं, क्योंकि इस रीजन में इन देशों के हित भी जुड़े हुए हैं। मध्य एशिया और खासकर अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी के बाद जिस तरह वहां रूस, चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ खड़ा हो गया है, उससे भारतीय क्षेत्र में हलचल बढ़ना लाजमी है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा में अमेरिका से न केवल सुरक्षा, व्यापार और टेक्निक के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बल्कि जलवायु परिवर्तन और कोरोना से निजात पाने के लिए वैक्सीन के आदान प्रदान पर भी बातचीत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति से भारत के हितों को लेकर द्विपक्षीय वार्ता और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड समूह में बदलती परिस्थितियों को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी अपना रुख रखेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या क्वाड से सधेगा चीन? दरअसल इस बैठक का मूल एजेंडा क्वाड समूह को गति देने के साथ साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा पर जोर देना है। 2007 में बने क्वाड का उद्देश्य एशिया प्रांत क्षेत्र में शांति के साथ चीन की बढ़ती साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाना भी है। लेकिन भारत को इससे ज्यादा चिंता चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भी है। क्वाड समूह में होने के बाद भी भारत को चीन के साथ सीमा विवाद पर भी गतिरोध को दूर करना है, जो क्वाड से बाहर का विषय है। लेकिन इतना तो तय है कि क्वाड के चलते भारत को काफी ताकत मिली है और इस गठजोड़ से चीन की बेचैनी बढ़ चली है। उधर 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में जलवायु परिवर्तन, कोरोना और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे पर भी जोर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे, किस तरह से जोरदार स्वागत हुआ, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने क्या चुनौतियां, क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा, भारत का थिंक टैंक क्या सोच रहा होगा बाइडेन से मुलाकात से पहले और मुलाकात के बाद जिन लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। इसी तमाम मुद्दों पर चर्चा के साथ हमारे साथ एक जबरदस्त पैनल मौजूद है। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल AKS परिहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति राव हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार RB उपाध्याय स्टूडियो में मौजूद हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राहुल लाल हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। बहुत स्वागत सभी का। स्वाति राव, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी US पहुंच गए हैं। किस तरीके से देखा जाए और कितना अहम ये दौरा? बहुत ही अहम दौरा है ये भाटिया साहब। देखिए, ऐसा है कि इसमें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ऑब्जेक्टिव है, आप देख रहे हैं 5 दिन का ये दौरा है। कोविड पैंडेमिक के टाइम्स के बाद पहला इतना बड़ा इंटरनेशनल दौरा है ये भारतीय प्रधानमंत्री का। और जो एक बहुत की बात है जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि देखिए, भारत की जो अफगानिस्तान को लेकर पॉलिसी रही है, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस में, वो बड़ी कंसिस्टेंट रही है। और जो हम लोग बार बार बातें करते हैं कि क्या यूनाइटेड नेशंस उनको मान्यता देगा, उनको रिकॉग्निशन देगा, तो देखिए यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन है अफगानिस्तान पर, जो करंट मौजूदा तालिबान सरकार है उसने एक भी उसका जो उसके जो कंडीशंस थे उनको फुलफिल नहीं किया है। तो इस बात को हिंदुस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर है, वहां पे हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, लगातार इस तरह की डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं कि वहां पर उनको रिकॉग्निशन ना मिले। और हिंदुस्तान बहुत एक, जिसको कहते हैं ना कि एक पिवट का रोल निभा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा अहम उसका काउंटर टेररिज्म पे जो इस समय जो स्टैंड है वो, उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस में पिछले महीने हिंदुस्तान की प्रेसिडेंसी थी, उन सब चीजों को लेकर, जिसको हम कहते हैं कि एक तरह का क्लाउड डेवलप करना, कि तालिबान की जो मौजूदा सरकार है उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ना मिले। तो जहां तक यूनाइटेड नेशंस की बात है, वहां पे ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। आऊंगा डॉक्टर स्वाति हमारे पास।
रिटायर्ड मेजर जनरल JKS परिहार साहब मौजूद हैं। परिहार साहब, इस दौरे से क्या हासिल करना चाहेगी सरकार और उसके बीच में चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं प्रधानमंत्री के सामने, कैबिनेट के सामने, देश के सामने? प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत है। उनका जैसा व्यक्तित्व है, मैं समझता हूँ कि इसमें जो हमारे टारगेट है हम उसमें काफी हद तक सफल हो सकते हैं। अब जो बाइडेन की जो पॉलिसीज है, मैंने उनका यूएन में कल भाषण भी सुना है, तो वो कोल्ड वार के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं और वो एक तरह से जो है अमेरिका को सेंट्रल एशिया से बाहर करके और अपनी इकोनॉमी और उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। तो जो बायलैटरल इश्यूज हैं हमारे, जिसमें कि हमारा LAC का इशू आता है, POK के इश्यूज आते हैं, पाकिस्तान के साथ में है, उसमें जो बाइडेन का हमें सपोर्ट मिलने की मुझे गुंजाइश कम दिखती है। मगर हाँ, जो एनवायरमेंट क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज हैं और टेररिज्म का जो एक्टिविटीज चल रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे तालिबान के और ISI के लोग करते हैं, उन सब में जो है अमेरिका जो है वो हमारे साथ में आएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। दूसरा, जो मिलिट्री लेवल पे जो डायलॉग्स हो रहे हैं उसमें इंटर स्टेट जो कॉपरेशंस कोऑर्डिनेशंस हैं वो बढ़ेंगे। दूसरे, हमें जो इक्विपमेंट और वेपन्स जो अमेरिका से मिलना है उसमें डेफिनेटली फायदा होगा। उम्मीदें बहुत सारी, चैलेंजेस बहुत सारे। राहुल हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं RB उपाध्याय साहब के पास जाना चाहूँगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उपाध्याय साहब, साउथ एशिया समेत दुनिया के सारे समीकरण बदल गए जब अफगानिस्तान पे तालिबान का राज हो गया। ऐसे में मोदी और थिंक टैंक के दिमाग में इस समय क्या चल रहा होगा? देखिए, जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष और एक विश्व की महान शक्ति के पास जाता है तो बहुत सारी अपेक्षाएं, आशाएं और मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। इस समय जो उथल पुथल मची है, जिस तरीके से अफगानिस्तान से अमेरिका गया और यहाँ एक वार्ता का दौर चला था, वहाँ भारत को अलग रखना, भारत की चिंताओं को नज़रअंदाज करना, तो भारत के लिए अनएक्सपेक्टेड था। ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी अमेरिका से कि भी इस तरीके से वो छोड़ के जाएगा। यहाँ जिस तरीके से तालिबान उठ रहा है और तालिबान, पाकिस्तान, चाइना एक गठजोड़ बन रहा है, रूस भी इसमें सपोर्ट कर रहा है, जबकि रूस हमारा स्वाभाविक मित्र था और संकट के समय उसने अपने आप को प्रूव किया है। अमेरिका कभी भी जब भी भारत पर कोई संकट आया तो ये देखा नहीं गया कि भी उसने कोई भारत के हित में खड़ा हुआ नजर आया हो। ऐसे बदले हुए समीकरण में तलवार की धार पर चलने के बराबर होता है कोई भी डिसीजन लेना कि हम किधर जाएं। देखिए, चाइना जिस तरीके से बढ़ रहा है, अमेरिका चाहता है उसको रोके। अंतर्राष्ट्रीय पंचायत का फैसला उसने समुद्री सीमा में नहीं माना, दुनिया कुछ भी कहती रही है एक्चुअल में, और वहाँ वो जिस तरीके से अपना एक कब्जा कर रहा है, तो अमेरिका रोकना तो चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भी किसी भी तरीके से उस पर अंकुश लगे और चाइना को रोका जाए, लेकिन भारत के कंधे पर बंदूक रखकर वो अगर ये चाहे कि भी सब कुछ हम भारत को आगे करते करें, वो संभव नहीं है। हमें अपनी बात क्लियर करनी होगी। हमारे अपने पड़ोसी है भाई चाइना और नेपाल और दूसरे जो भी पड़ोसी देश हैं, उनकी पॉलिसी के लिए हमें बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना। राहुल, लगातार ये बातें चल रही थी कि ये भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन ऐसा नहीं था। सरकार पर्दे के पीछे काम कर रही थी। ये ज़रूर था कि चुप्पी ज़रूर साध रखी थी। तालिबान में जो अफगानिस्तान में जो कुछ तालिबान कर रहा था उस पर वेट एंड वॉच की स्थिति थी, लेकिन एस जयशंकर लगातार पर्दे के पीछे लगे हुए थे। तमाम देशों के विदेश मंत्रियों से मिलना और ये भूमिका बनाने में एस जयशंकर की खास भूमिका रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा दौरा है और उससे पहले तमाम देशों को संगठित किया जाए। देखिए, अगर हम लोग जो भूमिका आप कह रहे हैं जयशंकर की, अगर उसको हम लोग देखें तो जिस समय तालिबान वहाँ पे लगातार आगे बढ़ रहा था और जब वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कब्जा करने से पहले जिन जिन देशों से तालिबान बातचीत कर रहा था, तो भूपेश जी आप याद करेंगे उन देशों में तेजी से जो है कि हमारे विदेश मंत्री भी जा रहे थे और वो भी वहाँ पे राष्ट्राध्यक्षों को अपने तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो देखिए, चूंकि देखिए तालिबान में अचानक से अमेरिका के इस प्रकार के निर्णय से, जिस प्रकार से वो संगठित ढंग से नहीं निकले, सुनियोजित तरीके से नहीं निकले, तो भारत के लिए स्थिति जो है कि काफ़ी एक तरह से जो है कि अप्रिय स्थिति बनने वाली थी। वो हम सबों को पता था, वो स्थितियां बनी हुई भी हैं। तो इससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पे कि किस तरह से हम दबाव बना सकें, महाशक्तियां अपने उद्देश्यों को पूरा होने के बाद अमेरिका जैसे देश जो है कि वहाँ पे जा रहे हैं, तो उनको कैसे समझाया जा सके कि आप आतंकवाद को आप इस तरह से आप जा रहे हैं तो वो कमज़ोर होगी। और आप यकीन मानिए कि जब प्रधानमंत्री और जो बाइडेन के बीच में वार्तालाप होगी, कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय का हो रहा था, उसमें भी कहा गया कि ये मामला सबसे केंद्रीय बिंदु होगा। चूंकि देखिए यहाँ पे एक विरोधाभास की स्थिति है। जब आप चीन को मजबूत करना, चीन को कमजोर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन कमजोर हो, उसके लिए तमाम संगठन बना रहे हैं, क्वाड बना रहे हैं, लेकिन फिर आप दूसरे ओर में चीन को अफगानिस्तान में आप मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आज अगर हम लोग देख रहे हैं तो चीन के काफ़ी अच्छे संबंध ईरान के साथ हैं, सऊदी अरब के साथ हैं,
संयुक्त अरब अमीरात के साथ हैं, तो इस सेक्टर में उल्टे भारत की स्थिति कमजोर हो गई है। तो ये सारी कई ऐसी चिंताएं होंगी जो भारत जरूर रखेगा उनके सामने। भारत के सामने कई चिंताएं हैं, भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को इस एपिसोड में भारत कहीं ना कहीं पार पाने की पूरी कोशिश करेगा। डॉक्टर स्वास्थी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर स्वास्थी, दिग्गज कंपनीज के सीईओज के साथ मीटिंग, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग, जापान के प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग, 24 तारीख को यूएस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग। एक बड़ा हेक्टिक शेड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक ही दौरे में बहुत कुछ साध लेना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। जी देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, अगर आप 1980 से अभी तक देखें तो 1980 से अभी 2021 तक हमारी जो पॉपुलेशन है वो दुगनी हो गई है। लेकिन इसी समय में 1980 से 2021 में जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं यूएसए में, उनका जो नंबर है वो 12-13 गुना बढ़ गया है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि वहां पर जो प्रधानमंत्री की आउटरीच है, वहां पे आप देखेंगे कि किस तरह से जो इंडियन डायस्पोरा है वो क्या रोल प्ले कर सकता है। देखिए, ये इसमें हम कुछ बहुत अच्छे संकेत देखेंगे उभरते हुए, नंबर एक। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड का इशू जो है उसको रिजॉल्व करने की बात आएगी, क्योंकि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड फोरम बना था 2017 में, उसके बाद उसकी कभी मीटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया जो था वो फर्क था। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कैंसिल कर दिया था, क्योंकि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है वो इंडिया के सरप्लस में है। तकरीबन 17.6 बिलियन का जो ट्रेड सरप्लस है वो इंडिया के हक में है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए और इंडिया यूएस जो ट्रेड फोरम है उसकी दूसरी मीटिंग करने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी, और कैसे हम अपनी जो ट्रेड को एक हेल्दी तरीके से बढ़ा सकें, इस पर चर्चा होगी। और इस पर आप देखेंगे कि सेमीकंडक्टर को लेकर डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट एक्शन प्लान भी देखने को मिलेगा। परिहार साहब, लगता है आपको वेट एंड वॉच की स्थिति के बाद अब एक्शन मोड में आ गई है सरकार पूरी तरह से? इस दौरे से कई संदेश देना चाहती है, चीन को अलग संदेश, रशिया को अलग संदेश, पाकिस्तान तालिबान को अलग संदेश। जी हाँ, बिल्कुल। वेट एंड वॉच जो है, जहाँ हम लोग मिलिट्री उसमें डॉक्ट्रिन में बोलते हैं कि इवन जब आप पीछे हटते हैं तो वो भी एक तरह की स्ट्रेटेजी होती है जी। आप अपना ग्राउंड होल्ड करते हैं। तो जयशंकर जो है वो इस मामले में काफी सीजन पॉलिटिशियंस नहीं है, बस वो अच्छे डिप्लोमेट रहे, तो उनको पता है कि कैसे अपने कार्ड खेलना है और किस तरह से अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं समझता हूँ कि हमने उसमें डेफिनेटली अब ग्राउंड हम होल्ड कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी तरफ से एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि हमें ये पॉइंट हमारे जो है जिससे हमको क्लेरिफिकेशन चाहिए कि भाई आप टेररिज्म पे कंट्रोल करेंगे, तालिबान की एक्टिविटीज इंडिया में ना बढ़े, ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो, ये हमारे इमीडिएट कंसर्न है। अब अमेरिका भी जो है एक कोई छोटा देश तो है नहीं, उनका भी थिंक टैंक की इतनी एजेंसीज है, तो अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं, तो हमें ये उनकी पॉलिसीज में अपनी पॉलिसीज का मैक्सिमम एडवांटेज हम कितना उनसे उठा सकते हैं वो करना है। और वो बातें जो है वो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री अपने लेवल पे 1-to-1 टॉक में और उसके बाद में जैसा उनका क्वाड के दूसरे देशों के साथ में होगा, उससे कुछ उसमें उम्मीदें बनती हैं। मगर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बाइडेन की पॉलिसीज है वो मैं उनको पहले 15-20 साल से जब वो वाइस प्रेसिडेंट है तब से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो उनका शिफ्ट जो था वो डेफिनेटली प्रो चाइनीज रहे हैं। तो वो आप उनसे ये उम्मीद करें कि वो एग्रेसिव कंसंट्रेशन जो है वो चाइना के साथ करेंगे, वो मुझे लगता नहीं है। वो उनका जो है जो भौगोलिक परिस्थितियां होती है, सीमाएं चाहे वो ताइवान की हो, जापान साउथ कोरिया की हो, भारत और चाइना की हो, उस पर उनका जो वो है स्टेटस को मेंटेन करना है। आऊंगा आपके पास। उपाध्याय साहब, पाकिस्तान मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की चर्चा है। वहाँ ये बात हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, वहाँ पर तमाम देशों से मिल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री इमरान खान कहाँ पर हैं? एक ही जगह पे छलांग लगा रहे थे इमरान खान जब तालिबान राज कायम कर रहा था। हमारी सरकार ने वेट एंड वॉच किया, थोड़ा सा पीछे आई, जहाँ पर हिट करना था, जहाँ पर जंप लगानी थी, वहाँ पर हम जंप लगा रहे हैं। आप मानते हैं, सहमत हैं इस बात से? देखिए, भारत की अपनी इमेज है कोहली साहब, विश्व जानता है, विश्व बिरादरी बिल्कुल अच्छी तरह से समझती है कि पाकिस्तान का चाल और चरित्र और भारत का जो एक अपना रुख है बिल्कुल साफ है। आतंकवाद के प्रति जहां पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है, भारत उसकी निंदा करता है। एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता है, दूसरी तरफ आतंकवाद को सपोर्ट करता है। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं,
तो कहीं ना कहीं उसकी जो एक विश्वसनीयता है वो खतरे में पड़ी है। चाहे वो कहीं भी चले जाएं, इमरान खान किसी से भी मिलें, कोई भी उनकी बात के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? अभी तक का उनका देखा कि भी अमेरिका से पैसे लेते रहे, आतंकवाद को लड़ना है और आतंकवादियों को पैसा दिया और वो आतंकवाद को और पाला पोसा, तो वो अब बहुत ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अब उनका ध्यान सिर्फ यही है कि भी कहाँ से पैसा मिल सकता है। वो चाइना से मिल सकता है तो चाइना के साथ, भले ही इसके जो दूरगामी परिणाम हैं बड़े घातक हैं और इसका भी विरोध देखेंगे पाकिस्तान में होना शुरू हो गया है। वन बेल्ट रोड और जिस तरीके से चाइना का आधिपत्य बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ का जनमानस है वो भी कहीं ना कहीं उद्वेलित है। तो इन सब परिस्थितियों में भारत की अपनी प्राथमिकताएं और भारत की जो नीति है बिल्कुल साफ है। भी आतंकवाद पर दुनिया का रुख कहीं कुछ भी, अमेरिका अपना स्टैंड बदले, कोई देश बदले, लेकिन भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर रहता है। राहुल, तालिबान पर वाहवाही लूटने में लगे थे इमरान खान अभी कुछ महीने कुछ हफ्ते पहले। ऐसे में तालिबान ने जिस तरीके से झटका दिया कि सुनिए अपनी हद में रहिए आप और हमको क्या करना है ये आप मत सिखाइए हमको, ये एक बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए, और उसी से कहीं ना कहीं डाउनफॉल शुरू हुआ इमरान खान का। मीडिया में फजीहत हो रही है, देश में फजीहत हो रही है, उनके खिलाफ एक बार फिर से आवाज़ें उठने लगी हैं और इसका सारा दारोमदार अब कश्मीर रहेगा। देखिए, ये इसका प्रमुख कारण ये रहा कि वहाँ पे जब सरकार का गठन हो रहा था, सरकार के गठन में भी आईएसआई के प्रमुख वहाँ पे पहुँचे और एक तरह से उस सरकार में उसकी छाप मानी गई। क्योंकि देखिए, जब इस तालिबान वहाँ पे आया हुआ था तो हम लोग देख रहे थे कि इसको समर्थन काफ़ी बड़े व्यापक पैमाने पे मिलता हुआ दिख रहा था। ना तो ओआईसी की तरफ से कोई विरोध हो रहा था जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ना तो संघाई सहयोग संगठन से कोई विरोध हो रहा था। चीन का खुला समर्थन था, रूस का समर्थन मिल रहा था। लेकिन अगर हम लोग, सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लग रहा था कि इन्हें ईरान और सऊदी अरब दोनों का समर्थन प्राप्त हो रहा था, जबकि दोनों के बीच में तनाव काफी प्रबल स्तर पे थे। लेकिन पाकिस्तान ने जो कुछ गड़बड़ियां की गई, जिस तरह से वो वहां पे खुलेआम सरकार निर्माण में सक्रिय हो गया। दूसरी चीज की जो अभी पंजशेर घाटी में जो लड़ाई चल रही थी वहां पे उसने जिस तरह से सीधे सीधे अपनी आर्मी भेज दी, तो इससे एक तरह से उन देशों में संकेत गलत गया। आप देखिए, ईरान के अखबारों में जो प्रसिद्ध अखबार है ईरान के, उसमें इसकी आलोचना की गई। सऊदी अरब के जो सरकारी मीडिया है वहां पे भी इसकी आलोचना की गई। तो जो अलग अलग देशों का समर्थन था, एक उससे नुकसान तालिबान को हो रहा था। तालिबान की छवि ऐसी बन रही थी जैसे कि वो पाकिस्तान का पपेट हो। यही कारण है कि तालिबान समझ गया कि अगर हम पाकिस्तान का ज्यादा ही समर्थन करते हुए दिखेंगे तो अभी जो उसकी प्राथमिक जिम्मेवारी है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता लेना, इसमें भी उसको नुकसान होगा। लेकिन एक चीज जिसके तरफ मैं ध्यानाकर्षण कराऊंगा इस डिबेट में, क्योंकि अभी ट्रेड के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। देखिए, ट्रेड को लेके हम अगर भारत अमेरिका के संबंध को देखेंगे तो दो तरह के रिश्ते हैं। एक स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है जो काफ़ी बेहतरीन दौर में है, लेकिन ट्रेड को लेके देखिए, ट्रेड भारत का सरप्लस अवश्य है, लेकिन ट्रंप ने जो रवैया बनाया कि चीन अमेरिका का ट्रेड वार था, उस ट्रेड वार को भारत की तरफ मोड़ दिया। 5 जून 2019 जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसके तहत भारत को 1970 के से ही हम लोगों को काफ़ी भारी छूट मिलती थी, उस छूट को भी अचानक से बंद कर दिया। लेकिन जब जो बाइडेन आ रहे थे तो उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में भी और बाद के समय में भी कहा था कि हम इसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, हम लोगों को याद होगा कि पिछले साल जब कोरोना वायरस के फैलने के पहले जब ट्रंप आए थे तो मेगा ट्रेड डील की बातचीत हो रही थी। तो हम कहीं न कहीं व्यापार को लेके भारत और अमेरिका के बीच में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। अमेरिकी मार्केट में हम लोगों को वो पहुंच नहीं मिलती है, तो उसके ऊपर भी वार्ता होने की पूरी संभावना है। आऊँगा आपके पास। डॉक्टर शास्त्री, इस विजिट को पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, एशिया के और मुल्क किस तरीके से देख रहे होंगे, और ख़ासकर रशिया? अगर हम अमेरिका की तरफ 4 कदम बढ़ाते हैं तो रशिया थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता दिखाई देता है। जी, देखिए, ऐसा है कि 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगी, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि देखिए, क्वाड जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए, ये बात सच है। मैं बार बार कहती हूँ कि क्वाड जो है वो उसमें कहा जाता है कि 4 सीज है, 5 सीज है। 4 सीज जो है वो विजिबल है और 1 सी जो है वो इनविजिबल है। तो जो विजिबल 4 सीज है उसमें आपका कोविड पैंडेमिक को लेकर उनके वो चेन्स, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, साइबर स्पेस और क्लाइमेट चेंज, तो ये तो विजिबल सीज हैं। जो इनविजिबल सी है वो चाइना है, तो भले ही उसका नाम नहीं लिया जाए, ये सब जानते हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि बहुत इसका क्रिटिसिज्म होता है कि क्वाड को जब तक हम सिक्योरिटाइज नहीं करेंगे, जब तक एक मिलिट्री उसका रूप नहीं मिलेगा, तब तक वो कारगर नहीं होगा। ये क्रिटिसिज्म बार बार किया जाता है और ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो प्लान है, मतलब जो पीपल्स लिबरेशन नेवी है, चाइना की जो नेवी है, जिस तरह से उन्होंने एग्रेसिव एक्सपेंशन किया है, तो अगर हम उसे काउंटर करना चाहते हैं तो हमारे पास कोई मिलिट्री वो होना चाहिए। अब उसमें क्या है कि देखिए, मिलिट्री उसका रुख ना अख्तियार हो, ये सबसे ज्यादा भारत ही चाहता है, क्योंकि भारत की जो प्रिंसिपल है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का भारत को फायदा मिलता है। तो इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रख के जब भारत
यूएसए जाता है और ये क्लियर करता है पहले जाने के पहले, एस जयशंकर साहब कई बार बोलते हैं कि ये एक नेटो नहीं है और हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पर विश्वास नहीं करते एटसेट्रा, ये मिलिट्री अलायंस नहीं है। तो इस बात का जो, जिसको हम कहते हैं कि इस बात का जो फायदा है ये भारत को मिलता है, क्योंकि इसके साथ भारत रूस से भी अपने संबंधों को बैलेंस कर सकता है और ईरान से भी करता रहा है जहां तक अफगानिस्तान का मुद्दा है। तो जहां पे आप ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इससे हमें ये समझ में आता है कि क्वाड को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे तो आपको ऑकस और फाइव आईज और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस का एक लॉजिक समझ में आएगा कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड इस तरह के पॉजिटिव फ्रेमवर्क के लिए है, ग्लोबल रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, क्लाइमेट, पैंडेमिक, वैक्सीनेशन एटसेट्रा, उसके साथ साथ पीछे ऑकस, फाइव आईज, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। काफी इन्फॉर्मेटिव डॉक्टर राव, मैं आऊंगा आपके पास। जी परिहार साहब, पाकिस्तान को फिलहाल कोई भाव नहीं दे रहा और मेज़बानी के लिए तैयार है व्हाइट हाउस मोदी की। पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका, और क्या इससे कहीं ना कहीं संदेश चाइना को भी? देखिए, बिल्कुल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाते हैं तो उनके पर्सनल करिश्मा जो है वो 10% होता है। 90% उनके पीछे जो बैकअप होता है, और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम ने हमारे उनको मैंडेट मिला है, उसके अलावा हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग हो रही है, हम आईटी सेक्टर में कितने आगे जा रहे हैं, स्पेस में कितने जा रहे हैं, हमारी मिलिट्री पावर कितनी, तो ये सब चीजें मिला के जो है उस देश को बड़ा बनाती है। तो देश जब बड़ा बनता है तो उसका राजनेता जो है अपने आप ऊपर उठ के आता है, और ऐसे बड़े भारत जो उसमें करिश्मेटिक लीडरशिप होने के बाद में सबका अटेंशन उन पर जाना वाजिब है। इमरान खान खुद भी कोई बड़े लीडर नहीं है और पाकिस्तान कोई ऐसा देश नहीं है जिसको कोई भाव दे, तो अमेरिका उनको भाव उतना ही देता था जितना उनको चाइना या रूस से काउंटर करने के लिए सेंट्रल एशिया में एक उनको लॉन्चिंग पैड की जरूरत थी। चलिए आऊँगा आपके पास सर। उपाध्याय साहब, एस जयशंकर ने भी जमकर पसीना बहाया। कुछ देशों के नाम हैं: सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस। इनके विदेश मंत्रियों से मुलाकात हुई है, इनके बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है एस जयशंकर के पिछले दिनों, और कहीं ना कहीं तमाम देशों के विदेश मंत्रियों के साथ ये बैठक हुई, भूमिका बंधी। जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि कोरोना काल में ब्रेक लग गया है, जिस तरीके से भारत के प्रतिनिधि नहीं जा पा रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, उतनी ज़्यादा पकड़ कूटनीतिक कहीं ना कहीं ढीली होती दिखाई दे रही थी। लगता है कि अब सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। देखिए, एस जयशंकर सही वक्त पर, देखिए एस जयशंकर का जो एक होमवर्क था, जो कोरोना काल में जहां हमें नहीं दिख रहा था, तो वो जो ग्राउंड वर्क था उसका बेनिफिट उठाने का समय अब है। अब जैसे ही प्रधानमंत्री वहां गए तो वहां देखने से पहले बहुत सारी चीज़ों को वो लाइन अप करते हैं, और एस जयशंकर का अपना एक तजुर्बा है। तो ये नहीं कह सकते हैं हम कि भी रिजल्ट क्या आएंगे, लेकिन जो एक संबंध है, संबंधों की प्रगाढ़ता, जिस तरह से अमेरिका चाहता है भारत का फ़ायदा उठाने की, जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज किया और उसके बाद जब उसका यूज नहीं रहा तो उसने उसे अलग कर दिया, तो भारत को भी वो चाइना के खिलाफ प्रशांत महासागर में बहुत ज़्यादा वो अपने दम पर नहीं कर सकता, कोई ना कोई उसे चाहिए। और भारत एक मजबूत देश है, तो उसको कहीं ना कहीं ये ज़रूरत है। तो भारत को भी इन दौरों में अपने आर्थिक हित, सामाजिक हित, सामरिक हित जो भी हम ले सकते हैं वो मजबूती के साथ रखने चाहिए, जो हम उसका फ़ायदा हमें मिले, तो दौरे सफल होंगे। अभी तक के जो दौरे हैं, देखिए दोस्ती, और जब एक पूरा विश्व एक्चुअल में कॉमर्शलाइज हो रहा है तो हमें अपने आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देना होगा, चाहे वो ट्रेड डील हो चाहे दूसरी डील हो। समय समय पर कोई भी आता है हमारे कान उमड़ देता और हम जाते हैं वहाँ से कुछ कप परचेज करके ले आते हैं, पैसा दे के चले आते हैं, तो वो संबंध और वो मैं समझता हूँ कि उसे मजबूत संबंध या दोस्ती नहीं कह सकते। राहुल, ऐसी कोई चीज़ निकल कर आएगी इस दौरे में जिससे सभी भारतीय बोलेंगे यस, लगता है आपको? नहीं, देखिए स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के मामले में तो हम लोगों को कई तरह की चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि देखिए अभी जब अमेरिका की काफ़ी ज़बरदस्त आलोचना हो रही थी कि बाइडेन एक तरह से जो है कि डूबता हुआ सूरज बन गए हैं, अमेरिका की शक्ति को घटा रहे हैं, तभी पिछले सप्ताह हम लोगों ने देखा कि उन्होंने फिर से कहा बाइडेन ने कि हम विश्व का नेतृत्व करेंगे, और उन्होंने ऑकस संगठन का जो है कि उन्होंने तुरंत से जो है कि देखिए वो एक बड़ा ही एक क्रांतिकारी सा उन्होंने निर्णय लिया। देखिए अगर हम लोग हिंद प्रशांत क्षेत्र की जब भी बात करते हैं अभी, तो जिस तरह से वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को अभी जो बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को 13-13 पनडुब्बी जो है कि वो ले रहे हैं, 1950 के बाद पहली बार उसने तकनीक ट्रांसफर किया परमाणु से संबंधित चीज़ों को। तो आपके जो अलाई पार्टनर हैं, जो क्वाड की जिसकी हम लोग बातचीत करते हैं, उनको एक मजबूत करने का प्रयास हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं एक तरह से चीन को काउंटर किया जा सकेगा। क्योंकि देखिए हम लोग चीन के मामले में हर तरफ से, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ऐसे में इस प्रकार के जो वैश्विक प्रयास हो रहे हैं
उसके साथ भारत का जुड़ना बिल्कुल एक आवश्यक घटक होता है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर तरीके से हमें उसमें काफ़ी सहयोग मिलता है। इस मामले के और ज़्यादा आगे बढ़ने की संभावना अवश्य है, जिसमें हम लोग कुछ खुशी की झलक देख सकते हैं। लेकिन क्या अफगानिस्तान पे हम लोगों की जो चिंता है उसको बाइडेन किस हद तक सुनेंगे और उसको दूर करने का किस प्रकार का प्रयास करेंगे, ये देखने वाली चीज़ होगी। चलिए, बहुत सारे मुद्दे रहेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंच गए हैं। ज़ोरदार स्वागत हुआ है। अब आगे मीटिंग्स का दौर चलेगा और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है 24 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात है। पहली बार ये मुलाकात होने वाली है। इससे पहले कई समिट्स में, कहीं वर्चुअल समिट्स में वो हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन रूबरू पहली बार होंगे। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। रिटायर्ड मेजर जनरल JKS परिहार साहब, बहुत शुक्रिया। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े रहे। डॉक्टर स्वाति राव, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ी। एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया मैम। राहुल लाल, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और RB उपाध्याय साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में रहे, बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत। सहारा।